आज का यह वीडियो लेक्चर 11th क्लास के केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए है और ऐसे स्टूडेंट्स जो 11th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ते हैं या अपना रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं उनका ये पहला वीडियो लेक्चर है। और इस पहले वीडियो लेक्चर में हम मूल कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं कि मूल कॉन्सेप्ट है क्या। बेसिकली इधर जो भी लेक्चर्स होंगे केमिस्ट्री के 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के होंगे कि केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट हैं और ये चीज़ें बेसिकली क्या है कि इन जो शुरुआती जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उन वीडियो लेक्चर्स में ऐसी चीज़ें होंगी जो आप 9th और 10th क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं, उसी को अपग्रेड करके चीज़ों को जानना। जैसे अगर मैं ये शुरू करता हूँ कि मूल कॉन्सेप्ट, आज ये पहले वीडियो लेक्चर में मैं शुरू करता हूँ कि मूल कॉन्सेप्ट क्या है। चूँकि जब भी हम 11th या 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होते हैं वो कहीं कहीं मूल से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हमें मूल कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मूल कॉन्सेप्ट को शुरू से करने से पहले मूल को समझते हैं कि मूल है क्या। मूल क्या है? मूल एक स्पेसिफिक एक नेम है। मूल क्या है? एक यूनिट है। मूल के बारे में ये है कि मूल क्या है? इट इज ए यूनिट। और किसका यूनिट है? ए यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ए यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट है उसका यूनिट है मोल। जैसे आप एसआई सिस्टम में पढ़ते हैं कि 6 यूनिट्स पढ़ते थे कि जैसे लेंथ का किलोग्राम, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड। ठीक उसी तरीके से मोल क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी मैटर में जो अमाउंट है उस अमाउंट को, मैटर के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। मैटर, चूंकि हमें ये पता है कि मैटर अर्थ पे सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। तो चाहे मैटर जिस भी स्टेट में हो उसकी अमाउंट को रिप्रेजेंट करने का मोल एक यूनिट है। मोल के बारे में पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इन 1971 में फर्स्ट टाइम जो है मोल को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस मोल वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए 7th यूनिट, 7वें मात्रक के रूप में या साइज सिस्टम में 7th यूनिट के रूप में 1971 में मोल को इंट्रोड्यूस किया था। और मोल जो होता है वो किसी भी मैटर में या किसी भी सब्सटेंस में जो अमाउंट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट था जिसको 1971 में 7th यूनिट के रूप में एसआई सिस्टम में ऐड किया गया। तो एक पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट इसके बारे में हम ये लिखे कि जो मोल होता है कि एक स्पेसिफिक नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है और वो स्पेसिफिक नंबर होता है, मोल एक स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और उस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। वो उस नंबर को कहते हैं हम एवोगैड्रो नंबर। और ये जो एवोगैड्रो नंबर होता है इसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। 6.02 × 10⁻23 एक स्पेसिफिक नंबर है। और वो नंबर क्या होता है कि वो स्पेसिफिक नंबर है और ये नंबर मोल को रिप्रेजेंट करता है। जनरली जैसे हम डोजन वर्ड यूज करते हैं कि 1 डोजन मींस होता है कि एक स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो नंबर होता है 12। तो अगर उसी तरीके से मोल एक स्पेसिफिक नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है जिसकी वैल्यू होती है, जिसका नाम होता है एवोगैड्रो नंबर और उसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। तो ये पॉइंट्स हैं मोल के बारे में। तो पहली चीज, इन चीजों के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि अमाउंट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक यूनिट होता है जिसको 1971 में 7th यूनिट के रूप में एसआई सिस्टम में ऐड किया गया। मोल एक स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और वो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 × 10⁻23। इसी तरीके से मोल के बारे में एक पॉइंट ये है कि कोई भी गैसियस सब्सटेंस हो, एनी गैसियस सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है तो अगर कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है तो एट एसटीपी पर जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर मतलब क्या हुआ
कि कोई भी गैस, जैसे हमने ये कहा कि अर्थ पे जो सब्सटेंस हो सकता है, जो मैटर है, उसके 3 स्टेट पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर गैसियस स्टेट में कोई सब्सटेंस है, इन गैसियस सब्सटेंस या इन गैसियस स्टेट, अगर कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है तो एसटीपी क्या होता है? एक कंडीशन है, टेम्परेचर और प्रेशर की एक स्पेसिफिक कंडीशंस है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के केस में, और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर की कंडीशन होती है उसी को हम एसटीपी कहते हैं। तो एसटीपी के केस में 1 मोल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो ये पॉइंट, या ये सारे पॉइंट्स हम अभी लिख रहे हैं मोल के बारे में, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, फैक्ट्स याद होने चाहिए कि गैसियस स्टेट में किसी भी सब्सटेंस का एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। इसके अलावा अन्य पॉइंट्स पे भी हम चलते हैं कि ये तो हमने ये बोला कि मोलर वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक नंबर क्या है, ये यूनिट क्या है, एसआई सिस्टम में इसको ऐड कब किया गया। इसके अलावा अन्य पॉइंट्स हैं जैसे मोलर मास, जैसे है मोलर मास, और मोलर मास का मतलब ये होता है कि मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास का मतलब ये हो गया कि मास ऑफ 1 मोल। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, बल्कि बस ये सिर्फ ये कहा कि मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल के मास को हम मोलर मास कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को हम मोलर मास कहते हैं। अब ये मोलर मास को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक को कहते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और दूसरे को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। मतलब मॉलिक्यूलर मोलर मास को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एटॉमिक मास एंड मोलर मास। एटॉमिक जो मास और मोलर मास दोनों को हम मोलर मास कहते हैं। अब अगर ये एटॉमिक मास कब कहते हैं? अगर एटॉमिक सब्सटेंस हो, अगर जो सब्सटेंस है वो एटॉमिक फॉर्म में हो तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, और मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो ये एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ये इस दोनों को हम मोलर मास ही कहते हैं। डिपेंड ये करेगा कि किस केस में हम एटॉमिक मास कहें और किस केस में हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। वो इस पे डिपेंड करेगा कि जिस सब्सटेंस का हम मोलर मास निकाल रहे हैं वो सब्सटेंस है किस फॉर्म में। अगर वो एटॉमिक सब्सटेंस है तो मोलर मास को हम एटॉमिक मास कहेंगे। अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसके मोलर मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसके अलावा अन्य मीनिंग में ये मोलर मास का मतलब हो गया। अब अगर मोलर मास की बात हमने किया, जिसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं और एटॉमिक मास भी कह रहे हैं और मॉलिक्यूलर मास भी कह रहे हैं। सपोज करिए कि अगर कोई सब्सटेंस है जिसका मोलर मास x है, हमने ये कहा कि द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज x, x के साथ हमने कोई यूनिट नहीं जोड़ा, तो इसकी 2 मीनिंग हो गई। पहली मीनिंग ये हो गई कि मास of 1 particle, mass of 1 particle is XAMU, इसको हम कहेंगे XAMU। और दूसरा इसकी मीनिंग हो गई, दूसरा मीनिंग इसका ही हो गया कि मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स, 1 मोल पार्टिकल्स इज इक्वल टू हो जाएगा x ग्राम। मतलब क्या हुआ कि अगर हमने ये किसी सब्सटेंस के लिए कहा कि किसी सब्सटेंस का मोलर मास अगर x है तो इसकी 2 मीनिंग हो गई। पहली मीनिंग ये हो गई कि हम उसके 1 पार्टिकल की बात करेंगे कि मास ऑफ 1 पार्टिकल, तो ये हो जाएगा कि मास ऑफ 1 पार्टिकल इज XAMU एंड मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स इज इक्वल टू x ग्राम। अब ये पार्टिकल क्या है? पार्टिकल क्या है? जैसे हमने ये बोला कि पार्टिकल का नेचर क्या हो सकता है, ये एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है। अब हम
एटम क्या है कि मॉलिक्यूल क्या है पार्टिकल को, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो सब्सटेंस है वो किस फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है तो हम पार्टिकल की जगह एटम लिखेंगे मास ऑफ वन एटम। अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो हम लिखेंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो XMU एंड X ग्राम, इस चीज को ध्यान रखें। इसके अलावा एक अन्य हम रिलेशन लिख लेते हैं कि हम इस रिलेशन को डिराइव भी कर सकते हैं। इस लिख सकते हैं 1 AMU is equal to 1 upon Na ग्राम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 AMU is equal to 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम। 1.66 into 10 पावर माइनस 24 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो 1 AMU का एक रिलेशन हम ये जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो वो इसको अपनी नोटबुक में जरूर नोट करते रहें। जितने भी पॉइंट्स में लिख रहा हूं मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूं। तो 1 AMU is equal to 1 upon Na ग्राम, या 1 AMU is equal to 1.66 into 10 पावर माइनस 24 ग्राम। और Na क्या है? Na एवोगैड्रो नंबर है। Na जो है वो क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। Na को लिख देते हैं Na is known as एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर है ये। तो इस तरीके से हमने अभी तक ये बात किया कि मोल क्या है, मोल किस चीज का यूनिट है, मोल को SI सिस्टम में कब ऐड किया गया था इन 1971, मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर मास क्या है, इन चीजों के बारे में अभी तक हमने बात किया। फिर हमने ये बोला कि मोल एक स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो नंबर होता है उस नंबर को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, और वो नंबर होता है 6.02 into 10 पावर 23। इन चीज के बारे में जानने के बाद जैसे हमने ये कहा, अभी हम इसको नंबर ऑफ मोल्स का हम फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे हमने ये कहा कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। सपोज करिए जैसे वाटर है, वाटर का जो मोलर मास होता है, मोलर मास 18 होता है, और वाटर का मोलर मास 18 होता है। H2O का जो मोलर मास होता है वो 18 होता है। तो इसको हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कर सकते हैं कि H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। अब इसकी दो मीनिंग हो गई। पहली मीनिंग ये हो गई कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O is 18 AMU एंड मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O is 18 ग्राम। ये हमने लिख लिया। अब अगर मैं ये कहूं कि वाटर का अमाउंट 36 ग्राम है, तो 36 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मोल्स होंगे? तो जैसा कि हमने बोला कि H2O का मोलर मास 18 होता है, इसका मतलब इसके 1 मोल का मास 18 होता है। तो 36 ग्राम में कितने मोल होंगे? 2 मोल होंगे। तो इस तरीके से फिर उसी तरीके से हमने बोला कि STP पे जो मोलर वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है किसी भी गैस का, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कोई भी गैस हो। तो इस तरीके से अगर STP पे वॉल्यूम गिवन है तो हम नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना मोलर वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम होगा STP पे डिवाइडेड बाय 22.4 करेंगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से एक तीसरा तरीका कि हमें ये पता है कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं इन नंबर्स में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 मोल में 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सॉल्यूशन के केस में, हालांकि सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूशन अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा 11th क्लास की केमिस्ट्री में, फिर भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वहां भी एक फार्मूला होता है जिसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अभी फैक्ट्स आप याद करेंगे, समय आने पर उस चीज को डिस्कस करके बता दिया जाएगा कि ये कैसे हुआ। अब यहाँ मैं ये बोलूं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कई तरीके हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पहला तरीका ये है कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा तरीका होगा वॉल्यूम एट STP इन लीटर, लीटर में STP पे जो वॉल्यूम होगा डिवाइडेड बाय 22.4। थर्ड तरीका ये होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 power 23।
तो ये 3 तरीके बेसिकली हो गए, जितना चीजें हमने बताया उसी आधार पर इसको हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका है कि सब्सटेंस का मास जो ग्राम में डिवाइडेड है डिवाइडेड बाय मोलर मास, दूसरा वॉल्यूम एट टीएसपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, और थर्ड ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 × 10⁻23। आप इस वैल्यू में जो भी वैल्यू है मास है या वॉल्यूम है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पुट करके और नंबर ऑफ मोल्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन के केस में अगर हम सॉल्यूशन का केस लें कि कोई भी सॉल्यूशन है, अगर हम 2 कंपोनेंट सिस्टम लें, जैसे 2 कंपोनेंट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि वाटर में हमने शुगर ऐड किया या वाटर में साल्ट को ऐड किया, तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, और वो तरीके में है, यहाँ मैं फार्मूला लिख लेता हूँ जिसको बाद में हम लोग समझेंगे कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है मोलरिटी, और मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स जिस भी सब्सटेंस का है, अगर साल्ट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साल्ट, शुगर है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से यहाँ से देखें आप नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर से भी आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ तरीके बताया कि जब मास गिवन हो तब कैसे होगा कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो आप कैसे निकालते हैं, एसटीपी पे वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम कैसे निकालते हैं, या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दिया गया है तो हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। इन तरीकों को हमने यहाँ डिस्कस किया। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब इसके कुछ हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं कि जो कुछ भी हमने पढ़ा इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन दिया गया हो, एक क्वेश्चन हो और क्वेश्चन में ये है कि कैलकुलेट टोटल number of water molecules, number of atoms and total number of atoms in 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन ये है कि 3.6 ग्राम ऑफ वाटर में वाटर के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे और टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। यहाँ जो गिवन है वाटर के लिए कि 3.6 ग्राम वाटर गिवन है, तो यहाँ से एक चीज हम निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू फार्मूला, यहाँ चूंकि मास गिवन है तो आप लिख सकते हैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 2, नंबर वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 2 है। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो यहाँ जब पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, तो चूंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर सब्सटेंस अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसके 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ नंबर ऑफ ये चूंकि 3.6 ग्राम है तो ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा मोल, तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 × 10⁻23। इसको हम लिख सकते हैं 1.204 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, कितने मॉलिक्यूल्स हो गए। और उसी तरीके से अगर हम दूसरा इसमें जो दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, तो हमें ये पता है कि वाटर जो है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, और H2O के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है,
तो इस तरीके से H2O के टोटल वन मॉलिक्यूल में टोटल 3 एटम्स हैं और ये 3 एटम्स है, तो अगर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 1.204 into 10 पावर 23। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो इतने टोटल एटम्स हो जाएंगे। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में कि 3.6 ग्राम वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इस चीज को हमने यहाँ कैलकुलेट किया। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं और उस ये एग्जांपल भी जो सेकंड एग्जांपल है, जो सेकंड क्वेश्चन है, वो भी इसी मूल कॉन्सेप्ट से जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ा उसी से रिलेटेड है। जैसे कि हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं कि at STP what are the number of total atoms in 0.44 gram carbon dioxide, and also calculate total volume at STP। टोटल वॉल्यूम एट STP, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्वेश्चन को, इसका कोई मतलब नहीं है। व्हाट आर द नंबर ऑफ टोटल एटम्स इन 0.44 ग्राम ऑफ CO2 एंड आल्सो कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम एट STP। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए दो चीजें पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है और दूसरा कर कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम एट STP कैलकुलेट कर रहा है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि जैसे टोटल वॉल्यूम एट STP निकालना, अगर हमें ये पता चल जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गिवन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट दिया उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो हम STP चूंकि 1 मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम एट STP मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो जितने भी मोल है उसमें हम 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ठीक उसी तरीके से अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालना है, तो अगर हमें मॉलिक्यूल्स पता चल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल में, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल में टोटल 3 एटम्स हैं, कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो टोटल 3 एटम्स हैं। तो इस तरीके से अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाए तो भी हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अब फिर से हम वही चीज निकालना कि नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लें। तो यहाँ 0.44 ग्राम है। यहाँ चूंकि जब हमने ये बोला कि नंबर ऑफ मोल्स जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो या तो मास गिवन होता है या मोलर वॉल्यूम एट STP गिवन होता है, या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होता है, या मास गिवन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.44 एंड डिवाइडेड बाय जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो होता है 44 होता है, तो डिवाइडेड बाय 44 कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर -2 मोल। मतलब क्या हुआ कि ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गया 10 पावर -2। तो टोटल तो आप मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 10 पावर -2 into 6.02 into 10 पावर 23। इसको हम लिख सकते हैं 6.02 into 10 पावर 21 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अब यहाँ मॉलिक्यूल्स जब हमने निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाल लिया, तो आप यहाँ से एटम्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 एटम में 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं, तो आप यहाँ से टोटल मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ के बाद अगर मैं यहाँ चलूँ तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 6.02 into 10 पावर 21। तो यहाँ इतने एटम हो जाएंगे, आप यहाँ से एटम निकाल लेंगे। फिर अगली चीज ये है कि हमें ये निकालना है कि मोलर वॉल्यूम एट STP निकालना है। हमने यहाँ से निकाल लिया कि मोल्स कितने हैं, और चूंकि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वॉल्यूम एट STP निकल जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को अब यहाँ मैं इसका जो लास्ट पार्ट है उसको मैं करता हूँ।
लास्ट पार्ट ये कह रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी पे, तो वॉल्यूम एसटीपी पे कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया है कि 10 पावर माइनस 2 है। तो आप यहां से लिखेंगे टोटल वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 0.224 लीटर निकालेंगे। ये हो गया कि वॉल्यूम एट एसटीपी हो गया 0.224 लीटर हो गया। इस तरीके से दो क्वेश्चन हमने लिया और इन दोनों क्वेश्चन में हमने ये दिखाया कि आप क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, एक क्वेश्चन और हम यहाँ डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये लिखता हूं कि थर्ड क्वेश्चन है कि एट एसटीपी टोटल वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 1.12 लीटर, देन calculate mass and total atoms in 1.12 लीटर। क्वेश्चन में क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट मास कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, गिवन है 1.12 ग्राम गिवन है। तो अब यहाँ से हम करते क्या है कि पहले यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ से लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ चूंकि वॉल्यूम गिवन है वो भी एसटीपी पे गिवन है, तो वॉल्यूम एट एसटीपी यहाँ दिया हुआ है कि एसटीपी दिया हुआ, वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4। ये क्वेश्चन हो गया 1.12 डिवाइडेड बाई 22.4, इसको हम लिख सकते हैं 1/20। तो यहाँ से हो गया नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1/20 मोल हो गया। अब जब वो नंबर ऑफ मोल ऑफ 120 हो गया तो आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पीछे इसी वीडियो में हमने पीछे बताया है कि किसी भी सब्सटेंस का चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, उसके 1 मोल के मास को 1 मोल का जो मास होता है वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वहां से ये उसका मास कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ से 1/20 मोल्स निकल गया। अब 1/20 मोल्स निकल गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स हो गया 1/20 मल्टीप्लाइड बाय सल्फर डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है 32 प्लस 2 इंटू 16, दिस इज इक्वल टू 64 होता है। तो आप यहाँ 64 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.2 ग्राम। 3.2 ग्राम हो गया, इसका मास हो गया। फिर हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ये हो जाएगा 1/20 मोल है मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 हमने कर लिया। और इतना करने के बाद ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ से निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। और ये जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो टोटल 3 एटम्स है। तो आप करेंगे क्या कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 1/20 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो इस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी फैक्ट्स हमने बताया, वो फैक्ट्स अगर आपको याद होते हैं तो इन मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन या मोल से रिलेटेड क्वेश्चन को करना आसान होगा।
इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन यहाँ से हो गए, बट ये है कि जो बेसिक्स हैं मोल के, जो बेसिक्स हैं मोल कॉन्सेप्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अभी आज हमने यहाँ डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ अन्य भी पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए कि इसी चैप्टर के क्वेश्चंस को थोड़ा सा और आगे जो इसके एडवांस क्वेश्चन है, अभी इसके और भी फैक्ट्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट यहाँ एक चीज मैं आपको लर्न करने के लिए आपको याद होना चाहिए कुछ फैक्ट्स, उसके लिए मैं बताता हूँ। जैसे एसिड में एक और बेसिसिटी, एसिड और बेसिसिटी का जो रिलेशन क्या होता है, हम जनरली जब यहाँ एसिड की बात करते हैं तो हम ऐसे एसिड की बात करते हैं जो प्रोटॉन डोनर होता है जो प्रोटॉन डोनर होता है या हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है। तो जितने भी हाइड्रोजन आयंस डोनेट करता है किसी भी एसिड का वन मॉलिक्यूल, जितने हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है उसकी जो संख्या होती है वही उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे HCl है तो HCl की बेसिसिटी 1 होगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 होंगे। HNO3 है, इसमें भी 1 हाइड्रोजन एटम है तो 1 होगा। H2SO4, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो 2 हो जाएगा। फिर H3PO4, इसके 1 मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो आप यहाँ 3 लिख लेंगे। CH3COOH, ये एसिड है और यहाँ से डिसोसिएट करता है, 1 हाइड्रोजन बनाता है इसलिए 1 कर लेंगे। H2CO3, यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन टूटते हैं, इसकी बेसिसिटी 2 होती है। इसके अलावा कुछ अन्य भी एग्जांपल्स मैं यहाँ लिखता हूँ। जैसे HCN है, HCN की बेसिसिटी 1 हो जाएगी। यहाँ हम और भी लिखते हैं, जैसे HCOOH है, फॉर्मिक एसिड है, ये यहाँ से टूटता है, इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। तो ये कॉमन जो कुछ एसिड्स हैं उनकी बेसिसिटी हमने लिखा, और बेसिसिटी का मतलब ये होता है किसी भी एसिड की बेसिसिटी। और जब हम बेसिसिटी की बात करते हैं तो मेरा मतलब ये होता है कि किसी एसिड के 1 मॉलिक्यूल से हम जिस एसिड की बेसिसिटी हम जानना चाहते हैं उस एसिड के 1 मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन से कितने हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वही उसकी बेसिसिटी होती है। तो ये चीजें हमें याद भी होना चाहिए, और याद भी होगा कि HCl का 1, HNO3 का 1, H2SO4 का 2, H3PO4 का 3, CH3COH का 1, H2CO3 का 2, HCl का 1 और HCOH का 1। इस तरीके से और भी जो एसिड्स हैं जब उनका डिसोसिएशन अगर आप जान लेंगे तो वहां से आप हाइड्रोजन आयंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टेबल आप जरूर याद रखें। इस टेबल को याद करने से होगा कि इसी चैप्टर में कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने होते हैं, तो उसमें बेसिसिटी की जरूरत होती है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को मैं इसको एंड करता हूँ, और फिर से बोलो कि ये 11th क्लास की केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर था जिसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हमने लिखा है यहाँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 3 क्वेश्चंस को, उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे फैक्ट्स को आप जरूर लिख लें अपनी नोटबुक में, क्योंकि वो याद करने के लिए चीजें हैं। क्योंकि समझना तो है ही, साइंस के सब्जेक्ट में समझना होता है, हमें डिस्कस करना होता है, बट ये है कि जो फैक्ट्स हैं वो हमें याद होना चाहिए। जैसे वाटर का फार्मूला H2O है, इसके लिए किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, पहले मुझे पता होना चाहिए कि वाटर का फार्मूला H2O। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl है, इसके लिए किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, पहले मुझे याद होना चाहिए, फिर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो जितने भी फैक्ट्स हम अपने वीडियो में बताते हैं वो आप जरूर उसको अपनी नोटबुक पे नोट करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।